कल जो है आर्टिकल 21 के 3-4 केस पेंडिंग थे, ठीक है ना, वो निपटा देता हूँ मैं। ठीक है, घर पे जाओगे जब रिवाइज करोगे, अभी तो नहीं देख रहे हो, क्या अभी तो वीडियोस नहीं देख रहे हो आप। देख लो, सारी वीडियो देख लो। नहीं, इस पे आ तो नहीं रहा फिर। नहीं अरे वो आज शादी पूरी हो गई ना, मेरा राइट टू फॉरगॉटन करवाया था कल आपने तो फिर पता नहीं, हाँ वो शायद कोई यूट्यूब में जाके देखता है, शायद उसकी व्यूज आते हैं। वो ऐप, हाँ हाँ, उसमें बताया। ऐप वाले में नहीं आते ना। आपने ऑन कर रखे हैं तो आएंगे इसमें। अच्छा, ऑन होता है क्या? पता नहीं, जाओ जब बताना मेरे को, ऑन करूँगा। हम्म, चलो, राइट टू फॉरगॉटन पे कर दिया था जोरावर सिंह का। दो लिखे थे, एक लाल दिल्ली का दरिंदा में। हाँ, दिल्ली का दरिंदा। वो पूछा नहीं जाता, बस वो शक्ल से वैसे दिखा दिया मैंने, अदरवाइज तो उसका नाम जसविंदर है। चलो, रेफरेंस के लिए एक और केस तो लिख लो उसी पॉइंट में। के एस पुत्ता स्वामी, PUAA स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के अंदर जो राइट टू बी फॉरगॉटन है, उसको राइट टू लाइफ से जोड़ दिया, राइट टू प्राइवेसी से जोड़ दिया, सॉरी। और राइट टू प्राइवेसी तो ऑलरेडी राइट टू लाइफ से जुड़ी हुई है। ठीक है ना, ऐसे ही एक और केस तो लिखो इसमें, ROUT, राउट वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इसी के रेफरेंस में एक केस और है, X वर्सेस यूट्यूब। चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ जरा। एक सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, राइट टू प्राइवेसी एंड आधार कार्ड के ऊपर। इसमें केस लिखो वही, के पुट्टा स्वामी, ये पूरा नाम लिख लेना, जस्टिस के पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, देखो, एज ऑफ वाइफ फॉर द पर्पस ऑफ द ऑफेंस ऑफ रेप is extended from 15 to 18,
लिखो जरा, इंडिपेंडेंट थॉट। ये इंडिपेंडेंट थॉट ब्रैकेट में एनजीओ कर लेना, ये एनजीओ है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 सुप्रीम कोर्ट। तो ध्यान रखना आईपीसी में हुई है, ठीक है ना, बीएनएस में तो अकॉर्डिंगली आई चुकी है, ठीक है ना, ये आईपीसी सेक्शन 375 के अंदर आई थी। चलो आगे आ जाओ जरा। बैठ निकालो, आज ही क्या होने तक निपटा देंगे इसको, ठीक है। अच्छा, ये हमने सिलेबस में देख लिया है कि भाई 100 सॉरी 100 अपना डीपीएस भी उसी के अंदर आ गए हैं, ठीक है ना, और फंडामेंटल ड्यूटीज भी आ चुकी, ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, हमने इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन शायद लगाई थी आपने पास, है ना। चलो 21 के ऊपर देखो, बेरट में रेफरेंस लिखा हुआ, नंबर लिखा हुआ है, कब, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक हो गया। स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years इन सच मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन, ठीक है ना। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा की बात हो रही है, कैसी, फ्री शिक्षा की बात हो रही है, ठीक है ना, कंपल्सरी शिक्षा की बात हो रही है, लेकिन क्या बोल दिया है, स्टेट की जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना, उसके ऊपर देखा जाएगा, ठीक है ना, यानी स्टेट ही लॉ बनाएगा अपने यहाँ, अलग अलग लॉ बनेंगे, ठीक है ना। किसी स्टेट में भाई 8 साल तक, 10 साल तक, कोई कोई स्टेट ऐसी है जो 14 साल तक पढ़ाती, कोई कोई स्टेट ऐसी है जो 14 साल के बाद भी पढ़ाती है, ठीक है, बट सारी की सारी इकोनॉमिक कंडीशन पे देखा जाएगा। चलो 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हेडिंग से याद कर लेना, नेट के हिसाब से काम चल जाएगा, अदरवाइज हम इसको पढ़ लेते हैं। नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट, nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, वही जो आप सीआरपीसी में पढ़ोगे सेम चीज़ है, क्या, अपने पसंद के एडवोकेट के से भी मिल सकता है, ठीक है जी, और किसी को गिरफ्तार करोगे तो उसको बताओगे, इन्फॉर्म करोगे भाई क्यों गिरफ्तार कर रहे हो उसको, ठीक है ना, ये प्रोटेक्शन है अरेस्ट के रिगार्डिंग। एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन द कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन 24 घंटाज, ठीक है ना। चलो जी, नंबर 4, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 3 महीने, 3 महीने से ज़्यादा की नहीं होगी, ठीक है ना। आगे आ जाओ, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, सीधा 23 पे आ जाओ, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। चलो इस पे केस लो, लिख लो जरा 22 पे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, 7वीं प्रज्ञा सिंह ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2011 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जो आर्टिकल 22 है उसका जो, उसके जो बेनिफिट हैं, या फिर ये जो फंडामेंटल राइट है, ये इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट में है, ठीक है ना, अगर डिटेंशन लीगल है तो फिर आपको ये बेनिफिट नहीं। ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन आया ना, ये आर्टिकल 22 के, हाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये आ गया इसके अंदर 4 में, ठीक हो गया जी। चलो, ये हुसैन खातून का केस पहले ही लिखे हुए हैं, रेफरेंस लिख लो, हुसैन खातून।
चलो जी आगे आगे। आर्टिकल 23, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। दो चीजें आई हैं, ठीक है ना हेडिंग में, ट्रैफिकिंग आ गई और फोर्स लेबर आ गई, ठीक हो गया। ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग्स एंड बेगार, अंडरलाइन करो बेगार, and other similar forms of forced labor are prohibited, and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with the law। ठीक है ना, जैसे बंधुआ मजदूरी जो है आईपीसी में भी ऑफेंस था, बीएनएस में भी ऑफेंस है, ठीक है ना। और ये ट्रैफिकिंग करना फॉर सच पर्पसेज लाइक प्रोस्टिट्यूशन या फिर अदरवाइज इलिसिट इंटरकोर्स के लिए, ठीक है ना, तो ये भी ऑफेंस है। तो आईपीसी के अकॉर्डिंग या बीएनएस के अकॉर्डिंग या फिर और कोई पॉक्सो वॉक्सो कोई एक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगी उसमें से। Nothing in this article shall prevent the state from imposing compulsory service for public purposes, and in imposing such services in the state shall not make any discrimination on the ground only of religion, race, caste or class of any of them। बिल्कुल सही बात है। स्टेट को प्रिवेंट नहीं कर सकते इसमें कि स्टेट जो है लगा दे कंपलसरी सर्विसेज और पब्लिक पर्पसेज के लिए, ठीक है ना। कोई ऐसा काम करते हुए पाया जाए या फिर इधर उधर करते हुए कुछ पाया जाए तो उसको सजा देने की बजाय उसको पब्लिक और सोशल सर्विसेज में लगा दिया जाए। अगर स्टेट चाहे तो वो भी कर सकती है, ठीक है ना। चलो 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। नंबर 1 चिल्ड्रन बोला है, अंडरलाइन कर लेना। नो चाइल्ड यानी बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, अंडरलाइन करो बिलो 14 years shall be employed to work in any factory or mine, ठीक है जी, अंडरलाइन फैक्ट्री और माइन। engaged in any hazardous employment, अंडरलाइन hazardous, ठीक हो गया। सही। अगर कोई मान लो मैं यहाँ पे बेकरी वेकरी का काम चलाता हूँ, मैं किसी छोटे बच्चे को रख सकता हूँ यहाँ जॉब पे, हाँ बिल्कुल रख सकता हूँ, ठीक है ना। अब सीधी सिंपल सी बात है, अब स्टेट हर एक बच्चे को जाके उसको हेल्प भी तो नहीं प्रोवाइड कर सकती, ठीक है ना। और जरूरी थोड़ा ना कि हर कोई भीख ही मांगेगा, एक आधा कोई काम कर ले, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ उसको ठीक है भाई बेकिंग के अंदर तू बेकरी में बैठ जा, हजार्डस काम है नहीं, ठीक है ना। तू अपना ये तेरे को मैं दिन में खाना भी दे दिया करूँगा, तू अपना ब्रेड वूड खा लिया कर, ये जो एक्स्ट्रा खराब होंगे तो वो खा ली, ठीक है। जिनकी शेप खराब हो जाती है तो वहीं खा के खत्म करते हो, तो पता होगा ना। चलो हजार्डस में नहीं करो। मैं उस बच्चे को माचिस बनाने की फैक्ट्री में नहीं लगा सकता, मैं उस बच्चे को पटाखे बनाने की फैक्ट्री में नहीं लगा सकता, या केमिकल या फिर नमक का जो होता है, नमक का काम भी काफी हजार्डस होता है, गल जाते हैं। जो नमक बटोरता है ना, नमक का बटोरी होता है वो, उसके हाथ पैर गल जाते हैं, उंगलियां गल जाती है उसकी, ठीक हो गया। चलो 25 पे आ जाओ। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, शाबाश। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, अंडरलाइन, एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन, ठीक है ना। आप जो भी आपका कंसाइंस है, कंसाइंस मतलब जो भी आप मानते हो, आप फ्री हो, आप उसको प्रोफेस कीजिए, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, आप उसको प्रोपोगेट कीजिए, यानी आप उसको फैला भी सकते हो। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर है बस, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी एंड हेल्थ टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, ठीक है ना। ध्यान रखो, अंडरलाइन करो, सब्जेक्ट टू मोरालिटी, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर एंड हेल्थ, ये कंडीशन है, ठीक है ना। ऑल द पर्सन आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट फ्री टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। आर्टिकल जो 25 है, ध्यान रखना, वो 3 P's के साथ आता है। प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। बट ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। नंबर 1 कौन सी है? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, और जो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इस पार्ट के दौरान, यानी पार्ट, ये पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से लगाई गई, वो सारी की सारी इंटीग्रिटी के ऊपर खतरा आएगा तो उसको भी हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में डालते हैं, ठीक हो गया। चलो जी आगे आगे। Nothing in this article
shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity। ठीक है ना, रिलीजियस एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे, इकोनॉमी से जुड़ी हुई एक्टिविटी। ठीक है ना, मान लो कोई बहुत बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन बना दिया उस धार्मिक जगह पे, ठीक है ना, उसमें बहुत ज्यादा पैसे का लेन देन हो रहा, तो वो रेगुलराइज कर सकती है स्टेट। फाइनेंस से को रेगुलराइज कर सकती है, पॉलिटिकल इश्यूज रहेंगे उस जगह से जुड़े उसको रेगुलराइज उसको देख सकती है, और जितने भी नॉन सेकुलर एक्टिविटी रहेंगी सबको रेगुलराइज कर सकती है। ठीक है ना, एसोसिएटेड विद दैट रिलीजियस प्रैक्टिस। ठीक है ना, प्रोवाइडिंग फॉर और तो और प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और द throwing open of Hindu religious institution of a public character to all classes and sections of Hindus। और स्पेसिफिक हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को हम क्या कह सकते हैं, पब्लिक करेक्टर दे सकते हैं, सभी क्लासेस के लिए उसको बना सकते हैं। ठीक है ना, बट ये सिर्फ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए, ये सेकुलर नहीं है। ठीक है ना, चलो चलो explanation 1, the wearing and carrying of kirpans shall be deemed to be included in the profession of Sikh religion। yes, जो किरपान रहेगा ध्यान रखना वो उनके धर्म का मामला है, उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा स्टेट। एक्सप्लेनेशन नंबर 2, इन सब सेक्शन बी ऑफ क्लोज 2, ठीक है ना, बी कौन सा, वो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वाला, द रेफरेंस टू हिंदूज शैल बी कंसीडर्ड एज इंक्लूडिंग रेफरेंस टू द पर्सन प्रोफेसिंग द सिख, जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन। ठीक है, एंड द रेफरेंस टू हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे, जो भी हिंदू रिलीजन होगा ना उसके हिसाब से हम देख लेंगे। ठीक हो गया, आप जरा इसके ऊपर केसेस लिखना शुरू करो। अगेन रिलीजन की फ्रीडम आ चुकी है, वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिखो जरा, बताओ जरा, दो पे छोड़ो। कौन सा केस में किया था जिसमें लिखा था कि सेकुलरिज्म जो है बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, लिखो केस का नाम, रेफरेंस करके लिखो, एस आर बोम्मई। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, बोम्बई के केस में बॉम्ब फोड़ दिया है क्या, कि सेकुलरिज्म बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी इसको छेड़ा नहीं जा सकता। ध्यान रखो पीटी में क्वेश्चन आए, पीटी में कह रहा हूँ उसमें अपना क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर कि जो सेकुलरिज्म है क्या वो बेसिक फीचर है, बिल्कुल है। क्या वो ओरिजिनल है, ओरिजिनल बेसिक फीचर है, आंसर इज नो। 40 सेकंड में अमेंड होकर ये जुड़ा है बड़े। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट केस लो, लिखो लिखो संतोष कुमार वर्सेस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एचआर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट संस्कृत के ऊपर हो गया है फसाद। देखो कोर्ट क्या कह रहा है, संस्कृत लिखो, संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल आर्यन लैंग्वेजेस। और इसी कारण से देयरफॉर संस्कृत इज नॉट अगेंस्ट सेक्युलरिज्म। ठीक है, बेसिकली मिनिस्ट्री ने क्या किया है, अपनी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने क्या किया, ये एचआर मिनिस्ट्री के अंदर अंडर आती है। ठीक है ना, एजुकेशन, उन्होंने क्या कर दिया, सीबीएसई के पाठ्यक्रम में संस्कृत जोड़ दिया, सिलेबस बना दिया।
अब कुछ लोग ऐसे हैं, उनको संस्कृत से बहुत दिक्कत है, उनको किसी भी चीज से दिक्कत नहीं। जैसे धीरे धीरे हिंदी को इशू बना रहे हैं इस देश के लोग, ऐसे ही संस्कृत भी एक इशू रहा है। ठीक है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि संस्कृत तो सभी सभी जितनी भी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है सबकी माँ है। तो ये कैसे किसी सेकुलरिज्म के खिलाफ हो सकती है। ठीक है जी। चलो, इवन उर्दू की भी माँ है। संस्कृत जो है इवन उर्दू की भी माँ है। आर्यन लैंग्वेज, ध्यान रखना, उर्दू यहीं पे जन्मी है, अरबी बाहर से आई है लैंग्वेज। उर्दू यहीं लखनऊ की अवधि जबान है उर्दू। ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट केस में लिखो, भूरी नाथ, BHURI, भूरी वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 1997। ठीक है। ये वैष्णो देवी श्राइन केस के नाम से भी मशहूर है। ठीक है जी। चलो, सीधा आ जाओ आगे। गुलाम अहमद, गुलाम कादर मेनन, सॉरी, वर्सेस सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये एक रोड था, रोड के सहारे एक मॉस्क बना रखी है। ठीक है जी। अब क्या है, सीधी सिंपल सी बात है, अब रोड को चौड़ा करना है तो मॉस्क तोड़ी जानी है। ठीक है ना। क्या सेकुलरिज्म के खिलाफ है ये? नहीं। सिर्फ एक ही धर्म के लोग थोड़ी ना चलते हैं सड़क पे। सड़क चौड़ी होगी तो सभी धर्मों का फायदा होगा। देखो, रिलीजियस प्लेसेस कैन बी abolished फॉर कॉमन पब्लिक वेलफेयर। फॉर कॉमन पब्लिक वेलफेयर। नेक्स्ट केस लो, लिखो, मौलाना, MOULANA, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सईद, मुफ्ती सईद मोहम्मद लिखना, वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये अजान के इसके नाम से मशहूर है। ठीक है ना, वो भोपू बजा देते हैं, ओ बजा देते हैं। ठीक है। सिंपल हो गया। अब अजान किस पे बजा रहे हैं? स्पीकर पे बजा रहे हैं। ठीक है ना। अब स्पीकर पे अजान बजाना, अब क्या है, लोगों ने विरोध जताया, विरोध जता दिया तो मौलाना साहब उठ के कोर्ट में आ गया है। कोर्ट में क्या कह रहा है, भाई अजान तो देखो इंटीग्रल पार्ट है इस्लाम का। बिल्कुल ठीक बात है, बट स्पीकर इंटीग्रल पार्ट नहीं है इस्लाम का। आप स्पीकर हटाओ, आपका जितना गला फाड़ना है आप फाड़ो, कोई बात नहीं, आप स्पीकर मत लगाइए, लोगों का चैन मत हराम कीजिए आप। सभी मुसलमान नहीं है, सबको ये पीसफुल नहीं लगता। ठीक हो गया। लिखो, लिखो, अजान, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, अजान जरूरी हिस्सा है इस्लाम का, पर
स्पीकर का यूज करना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना। ऐसे ही एक सोनू निगम का भी केस आया था। सोनू निगम ने बोला कि भाई सवेरे सवेरे जो है इस तरीके का काम मत करो, सवेरे 4 बजे भोपू बजा देते हो तुमको करना है, जैसे मंदिरों में भी तो सवेरे 4 बजे आरती होती है, लेकिन वो तो स्पीकर नहीं लगाते। ठीक है ना। आप आप चाहे 3 बजे करो या पूरी रात करते रहो अजान, इसमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन स्पीकर मत चलाइए भी। तो एक मौलाना आया, उसने फतवा जारी कर दिया कि इसका सिर मूंड दो। ध्यान है, एक बार सोनू सोनू निगम गंजा हो निगम। गया था, टकला हो गया था, देख लेना, वो इसीलिए हुआ था। बोला तू क्या सिर मूंडेगा बे अनपढ़ जाए, मैं अपना खुद मूंड लूंगा। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट केस को लिखो, जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2003 सुप्रीम कोर्ट। ये पढ़ चुके हम, 2 बच्चों की पॉलिसी, 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरपंच के इलेक्शन नहीं लड़ सकते। चलो केस लिखो नेक्स्ट, रेव या फिर रैव, पता नहीं क्या है, STAINISLOUS, स्टेनिसलियस, स्टेनिसलॉस, पता नहीं क्या है, देख लेना। वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 1977, फोर्स्ड कन्वर्जन पर है ये केस। नेक्स्ट केस को लिखो, स्टार लगा लेना, ये जावेद पे स्टार लगा लेना और नेक्स्ट केस पे स्टार लगा लेना। लिखो सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के अंदर जो ट्रिपल तलाक था, क्या बोलते हैं उसको फारसी में, तलाक बिद्दत, लिखो लिखो, रुक क्यों गए। इसके अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया इसको। ठीक हो गए, सिंपल। आगे आ जाओ। 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यस। एक तो कंसाइंस की फ्रीडम आ गई आर्टिकल 25 में, दूसरी फ्रीडम क्या आ गई है भाई, अपने रिलीजियस अफेयर्स संभालो जितने भी हैं। आज भाई फलाने देव उठनी ग्यास है, आज फलाना व्रत है, आज फलाना उत्सव है, आज फलाना कर्म कांड करना है, फ्री करो, कोई रोक नहीं। सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी एंड हेल्थ, यस। लेकिन ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। कौन कौन सी कंडीशन है, पब्लिक ऑर्डर कंडीशन है, मोरलिटी की और हेल्थ की। हर एक रिलीजन जो डिनोमिनेशन है और एनी सेक्शन है देयर ऑफ शेल हैव द राइट, कौन कौन से, कि वो एस्टेब्लिश करे और मेंटेन करे इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। सिंपल हो गया। और टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, अपने मैटर खुद ही डील करे। टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, अंडरलाइन करो इसको, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलीजन के नाम पे एक्वायर कर सकता है। टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, और अकॉर्डिंग टू द लॉ जो है एडमिनिस्टर करे उस प्रॉपर्टी को। क्या करना भाई, वो प्रॉपर्टी एक्वायर तो कर दी, अब करना क्या है। ठीक है ना, फ्री है भाई, करे वो। 27, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर पेमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यस। जो प्रमोशन करते हैं किसी भी धर्म के लिए, ठीक है ना, भंडारे भंडूरे लगाने पड़ते हैं। ठीक है ना। एक ऐसा धर्म है जो भंडारे लगाता है, ठीक है, एक ऐसा धर्म है जो भंडारे लगाता है लेकिन काफिरों के लिए जगह नहीं है उसमें। ठीक हो गया। तो ये सारा का सारा सीन है, ये भैया करो।
जितना भी खर्चा होगा आपको उसके लिए कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, दान जाता है ना बाबाओं के पास, ये मौलवी वगैरह होते हैं, बहुत दान जाता है, करोड़ों रुपया दान जाता है, कोई टैक्स नहीं कटता। मंदिर इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मंदिरों पर टैक्स लगता है। ठीक है, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, मठों पे टैक्स नहीं लगता, मंदिरों पे टैक्स लगता है। मंदिर पूरा टैक्स भरता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसे कोई छोटा मोटा मंदिर है उसका नहीं, जो धाम है सारे के सारे, वो सारे के सारे टैक्स पे करते हैं। तमिलनाडु तो सारा का सारा जो पद्मावत मंदिर है सारे उसके टैक्स पे चलता है। वो सालाना पता नहीं 4,000 करोड़ का टैक्स भरता है। चलो, नो पर्सन शेल बी कंपेल्ड, कोई पर किसी बंदे को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो पे करे क्या टैक्स, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses of the promotion of the maintenance of the particular religion of religious denomination। ठीक है ना, देखो अगर आप प्रमोशन करोगे किसी धर्म को तो पैसा खर्च होगा, पैसा कहीं भी खर्च करोगे तो टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है ना, आप सिंपल पैसा खर्च करोगे आपको टैक्स नहीं भरना। ठीक हो गया, चलो आगे आ जाओ। 28, freedom as to attendance at religious instructions or religious worship in certain education institution। yes, अंडरलाइन करो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएंगी, शैल बी प्रोवाइडेड किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो कंप्लीटली स्टेट फंड से चलाया जाता हो। ठीक है ना, लेट्स से कोई सरकारी स्कूल है, ठीक है ना, और कोई पादरी उसका प्रिंसिपल बन जाए। ठीक है ना, अब वो क्या करे, अब वो बोले कि दिवाली नहीं मनानी, क्रिसमस मनाओगे तो सेंटा की ड्रेस पहन के आओगे, वो गंदी सी ड्रेस होती है, लाल लाल सी, लाल लाल सफेद सफेद ड्रेस होती है, वो पहन के आओगे। ठीक है, चलो अगर कोई ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो सारा का सारा स्टेट फंड से चलता है, स्टेट ही संभाल रही मतलब उसको, ठीक है ना, तो वहां पर कोई रिलीजन से जुड़ी हुई इंस्ट्रक्शन नहीं आएगी, हर एक बंदा फ्री है वहां। नथिंग इन क्लोज वन, और क्लोज वन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हो जो अप्लाई हो किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे जो एडमिनिस्टर किया जाता है स्टेट के द्वारा, बट हैज बीन एस्टेब्लिश अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट, परंतु वो किसी एंडोमेंट या फिर ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना, स्टेट एडमिनिस्टर तो कर रहा है, उसको संभाल तो रहा है स्टेट, लेकिन बनाया हुआ स्टेट का नहीं हो। ठीक है ना, कल को जैसे ये बाबा मसनाथ यूनिवर्सिटी है, कल को ये सरकारी यूनिवर्सिटी बन जाए। ठीक है ना, डन। अगर ये चाहें तो अपने, अब जैसे क्या है इनका मेला बनता है, दिवाली, ये होली आती है ना, होली से पहले या पता नहीं होली के बाद, होली के बाद, वो हफ्ते भर का है शायद, है ना, 3 दिन का है। वो होली से पहले जो होता है 3 दिन का होता है। ठीक है जी, अब ये अगर चाहे तो ऐसी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ही तो है। ठीक है ना, ये इनको देने से नहीं रोक सकते, क्यों, सरकार सिर्फ एडमिनिस्टर कर रही है इसको, सरकार के द्वारा एस्टेब्लिश नहीं है। किसके द्वारा एस्टेब्लिश है, कोई रिलीजियस एंडोमेंट है या फिर रिलीजियस ट्रस्ट है जिसके द्वारा ये एस्टेब्लिश है। ठीक है ना, नंबर 3, नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द state or receiving aid out of state funds shall be required to take part in any religious instructions that may be imparted in such institutions, or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises thereto for the score। आगे 29 पे आ जाओ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट पे आ गया। ऊपर रिलीजन था, नीचे कल्चरल आ गया है और एजुकेशनल राइट आ गया। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अंडरलाइन करो, सिर्फ माइनॉरिटीज की बात हो रही है। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, अपनी जनता का कोई भी सेक्शन, रिजाइडिंग इन द टेरिटरी, जो अपने इंडियन टेरिटरी में रह रहा है, और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, जिसकी अपनी खुद की लैंग्वेज है, अपनी खुद की स्क्रिप्ट, लिखी हुई किताबें स्क्रिप्ट है, और कल्चर है। कल्चर क्या होता है, रिवाज, सब बताया मैंने। ऑफ इट्स ओन, अपनी खुद की, शेल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। ठीक है, जो उसको राइट है कि वो कंजर्व करे। और माइनॉरिटी लिखा हुआ है, यानी अगर ये देश चाहे तो मेजोरिटी पीपल का जो कल्चर है उसको तो कर्व कर सकती है, उसको तो कंट्रोल कर सकती है, लेकिन माइनॉरिटी का नहीं कर सकती। ठीक है ना, ये तो हर दिवाली से पहले केस चल जाते हैं, पटाखे नहीं जलाने। ठीक है, अगले कुछ दिनों के बाद तो ये बोल देंगे दिए मत जलाओ। ठीक है ना, लाइट मत जलाओ उस दिन, नहीं नहीं नहीं, लाइट मत जलाओ। ठीक है ना, चलो। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन ऑन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जाएगा किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के उस पर जो कि मेंटेन किया जाता है स्टेट के द्वारा, या फिर जो रिसीव कर रहा है मदद, एड आउट ऑफ स्टेट फंड से, ऑन ग्राउंड, किस ग्राउंड पर, ओनली फॉर ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। ठीक है ना, बट अंडरलाइन लैंग्वेज और कल्चर को जरूर अंडरलाइन करके रखा है।
भाई तेरी तो लैंग्वेज अलग है, तेरे को मदरसे में नहीं जाने देंगे। कैसा मदरसा? सरकारी मदरसा। Right of minorities to establish and administer education institution. All minorities, सारी सारी minorities, whether based on religion और language, चाहे वो religion के भी यहाँ पर माइनर हो या फिर लैंग्वेज के हिसाब से माइनर हो, shall have the right, उनके पास राइट होगा कि वो एस्टेब्लिश कर सके और प्लस मेंटेन कर सके उसको। एस्टेब्लिश एंड के ऊपर प्लस लगाओ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को वो अपनी चॉइस के, अपनी इच्छा के। ठीक हो गया? 1A देखो कब आया है? 44th अमेंडमेंट से आया है। इन मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द कंपलसरी एक्विजिशन, ठीक है ना, कोई भी लॉ बना दिया गया है, छोड़ो कंपलसरी एक्विजिशन को छोड़ो, सीधा दो पे आ जाओ। द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी जब मदद पहुंचाने की बात है कि किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ माइनॉरिटी, के भैया माइनॉरिटी द्वारा मैनेज्ड है तो हम क्या करेंगे इसको एड देने की, ना ना ना, उनको भी एड दी जाएगी, वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी हो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी बराबर का ही मदद मिलेगी। ठीक हो गया? देखो केस जरा, स्टेट ऑफ मद्रास 30 पे, ये 25 से 30 तक आपके मिसलेनियस है सारे सारे केसेस। देखो स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस, ये पहले भी हो चुका है, चंपकम, क्या था आगे, दोराई राजन, पहली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ है, याद होना चाहिए अभी तक तो ये आपको। नेक्स्ट लिखो, सेंट जेवियर्स कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, 1974 सुप्रीम कोर्ट। देखो जरा, ये आर्टिकल 30 के नीचे शायद कमेंट्री में मिलेगा आपको। सर इस केस के अंदर क्या बोला है कि देखो जी, यहाँ पे जिन कम्युनिटीज की बात हो रही है, ठीक है ना, और जो हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन पर्पसेस के लिए जो कास्ट वर्ड यूज किया गया उससे कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात हो रही है, रिलीजियस माइनॉरिटी की बात हो रही है, कल्चरल माइनॉरिटी की बात हो रही है, स्क्रिप्चुअल माइनॉरिटी की बात हो रही है। ठीक है ना?
हाँ, इसके अंदर कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब हो ना, तो उनका हो जाएगा। ध्यान रखना, जितने भी रिलीजन है सभी के अंदर शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट हैं। सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब्स किसके अंदर है? क्रिश्चियनिटी के अंदर है। ये मिशनरी क्या करते हैं, जंगलों के अंदर घुस जाते हैं, गरीब आदमी को दिखाते हैं जीसस का डंडा, ठीक है, वो कन्वर्ट कर देता पूरा का पूरा गांव, और वो पूरा का पूरा एसटी समुदाय जो है वो क्रिश्चियन बन जाता है। ये TM5 फाउंडेशन, चलो रेफरेंस पे लिख लो, नेक्स्ट केस को लिखो, रेफरेंस लिख लो खालिस, TMA5 फाउंडेशन केस। दूसरा लिखो रेफरेंस पे, PA इनामदार केस। बस इतना लिखो काफी। ये लो जी, चलो केस ही से पूछ गया आपका, वो आर्टिकल 32 में कुछ आ जाएगा तो आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निकल जाओ 31 से बाहर निकल जाओ, 31 भी। बस इतना याद रखना, पहली लाइन पढ़ लूंगा। विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन आर्टिकल 31 है, नन ऑफ द एक्ट एंड रेगुलेशन स्पेसिफाइड इन 9 शेड्यूल, अंडरलाइन करो 9 शेड्यूल, नोर एनी ऑफ द प्रोविजंस देयरऑफ शैल बी डीम्ड टू बी वॉइड। ठीक है ना। अब जिसके अंदर ये आर्टिकल 31 के अंदर जो कुछ भी अमेंडमेंट आ रही है, ठीक है ना, तो वो ध्यान रखना उसमें शेड्यूल 9 के अंदर चली जाएगी। ठीक हो गया, बस शेड्यूल 9 को अफेक्ट नहीं करेगी, सीधी सिंपल सी बात। आ जाओ 31 सी को जंप कर लो, डी को जंप कर लो। 32, रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। इस पार्ट के द्वारा जो भी राइट्स बताए गए हैं उनको एनफोर्स कराने के लिए रेमेडी आर्टिकल 32 में। क्या रेमेडी है? द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, के डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। ठीक हो गया। कैसे? बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग, एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग डालकर, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। ठीक है जी, और जिसकी गारंटी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है ना। लिखिए, लिखिए नहीं मतलब देखिए, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर्स। ठीक है जी, डायरेक्शन भी इशू कर सकता है और ऑर्डर भी इशू कर सकता है और रिट भी इशू कर सकता है, इंक्लूडिंग रिट्स इन द नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, सर्शियोरारी। ठीक है जी, अपने अपने उसमें लिखो जरा, और याद करने के लिए, क्योंकि ऑर्डर आ जाता है, ये ऑर्डर में कुछ पूछ लेते हैं, जैसे सबसे पहले कौन सी? रिट। ठीक है, लिखो चिंटू, लिखते हैं, याद नहीं होगा। लिखो एक फॉर्मूला, आर्टिकल 32 लिख के लिखो एक फॉर्मूला। हमने PQC, पी वाला पी बेटा, पी। पी वाला कौन सा? पानी पीना, पी हिंदी में कैसे लिखते हैं? पी हिंदी वाला। हाल कसी बहुत है तू, लिखती नहीं है, याद नहीं होगी। ठीक है ना। अब मैं पूछूंगा कि मैंडामस कितने नंबर पे है? 32। एक इसका अपना ऑर्डर, कितनी रेट्स होती हैं? 5 रेट्स होती हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, ठीक है जी, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, सर्शियोरारी। ठीक है ना। आर्टिकल 32 में जो सर्शियोरारी है वो कितने नंबर पे? ठीक है ना। इसीलिए ये ऐसे सवाल आते हैं, इसको याद करने के लिए आप लिख रहे हो। हमने PQC, H फॉर हैबियस कॉर्पस, M फॉर मैंडामस, P फॉर प्रोहिबिशन, Q फॉर क्यू वारंट, C फॉर सर्शियोरारी।
ठीक है ना। रिट्स क्या होती है? रिट्स होती है परमादेश, ठीक है ना। परमादेश दिए जाते हैं, किसके द्वारा दिए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कब? जब किसी भी इंडियन सिटीजन के या नॉन सिटीजन के फंडामेंटल राइट जो इस पार्ट के द्वारा बताए गए हैं वो अगर ब्रीच कर दे। जनरली रिट्स जो हैं फंडामेंटल राइट्स की, वो स्टेट के अगेंस्ट में ली जाती है। ठीक हो गया? ऑर्डर आ गया। हमने पी पी क्यू थी, पंजाबी पंजाबी में लिख रहे हो पी क्यू सी, ठीक है ना, इसलिए याद करवाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक लगे तो लिख लेना उसको, ठीक है ना। चलो, एच एम पी क्यू सी याद कर लेना उसको। आगे आ जाओ। देखो, हैबियस कॉर्पस क्या होता है? बॉडी प्रोड्यूस करना कोर्ट के अंदर। हुआ क्या? पुलिस ने एक जोगिंदर कुमार यादव नाम का लड़का था, उसको उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया और रिकॉर्ड पे नहीं दिखाया, ठीक है। अब ले जाके उसको थाने में पीट रहे हैं। ये जोगेंद्र कुमार के जो घर वाले हैं वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट को बताते हैं, अर्जेंट की एक एप्लीकेशन लगाते हैं कि पुलिस ने उसको उठाया था, 24 घंटे से ऊपर हो चुका है, अभी तक किसी जज साहब के सामने भी पेश नहीं किया, मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया उसको, और हमें नहीं पता है कहाँ है वो, मार देंगे उसको। सुप्रीम कोर्ट ने फटाफट से क्या है, रेट इशू करी, क्या? प्रोड्यूस द बॉडी, उसकी बॉडी प्रोड्यूस करो। बॉडी मतलब डेड बॉडी नहीं, बॉडी जिंदा बॉडी, ठीक है ना, सिंपल। इसके लिए कौन सी रेट आती है? हैबियस कॉर्पस आती है, ठीक है ना। मैंडामस मैंडेट के लिए आती है, किसी के ऊपर कोई ड्यूटी लगा देता है। प्रोहिबिशन रोकने के लिए आती है, ठीक है ना, कोई रोक लगा देता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। क्यू वारंटो आती है अथॉरिटी पूछने के लिए कि भाई आपकी अथॉरिटी क्या है, ठीक है ना। क्यू वारंटो, वारंट दिखा, अरेस्ट करने आया, ठीक है ना। चलो जी, सर्शियोरारी, सर्शियोरारी बेसिकली डायरेक्शंस के लिए होती है। सर्टिफिकेशन देने के लिए, ठीक हो गया। आगे आ जाओ। Without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by Clause 1 and 2, Parliament may, by law, empower any other court to exercise, छोड़ दो इसको, the right guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by the Constitution. ध्यान रखना, एक तो आर्टिकल 21 है, ये सबसे ज्यादा लास्ट में जाकर सस्पेंड होता है। लेट्स से इमरजेंसी लग जाए, ठीक है ना, फ्रीडम खत्म हो जाएगी, और फ्रीडम लेट से खत्म करवाने के लिए भाई कहीं भी मूव करो, ये फ्रीडम तो 144 की धारा लग जाए तब भी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, जब 144 की धारा लग जाए तो किसी का राइट टू लाइफ खत्म नहीं होता है, ठीक हो गया। हाँ, इमरजेंसी लग जाए ना देश में तो फिर बात अलग है, राइट टू लाइफ चला जाए, ठीक हो गया। लेट से 144 धारा लग गई, ठीक है ना, राइट टू लाइफ के ऊपर भी थ्रेट आ गया है, तो भी आर्टिकल 32 का जो रेमेडी वो अवेलेबल है आपके पास। अगर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो तो क्लेम कर लो, एनफोर्स करा लो अपने पेरेंट्स से, ठीक है ना। लेकिन अगर इमरजेंसी लग गई है, ठीक है ना, सब कुछ बंद है, तो आर्टिकल 32 पे रोक लगाई जा सकती है, अन्यथा नहीं, ठीक है ना। चलो, 32 से ओमिट हो चुका है। 33, पावर किसकी? पार्लियामेंट की, कि वो मॉडिफाई करे जो भी राइट्स लिखे गए हैं इस पार्ट के अंदर, इन देयर एप्लीकेशन और फोर्सेस, ठीक है ना। उसकी फोर्स भी चेंज कर सकती है और उसकी एप्लीकेबिलिटी भी चेंज कर सकती है, बट कौन? ओनली पार्लियामेंट, विधायिका नहीं, विधानसभा नहीं, ओनली पार्लियामेंट। अंडरलाइन करो, बॉक्स करो सर, और पार्लियामेंट के ऊपर जहां भी लिखा हो लिखो ओनली, ओनली पार्लियामेंट कैन डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट, कि किस एक्सटेंट तक कोई भी राइट जो है कन्फर्ट जो इस पार्ट के द्वारा करा गया है उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी। टू द मेंबर, आर्म फोर्सेस के ऊपर क्या रहेगा उसकी एप्लीकेबिलिटी, उसकी एनफोर्समेंट। द मेंबर्स ऑफ द फोर्स चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, यस, सीधी सिंपल सी बात है। अब देखो, क्या ऐसा कोई फंडामेंटल राइट है कि किसी को हम राइट दे दे कि भाई जा तू डंडा ले जा और लोगों को पीट। लेट से कोई आदमी निकलता है कोर्ट के आदेश से, कोर्ट के आदेश से कह रहा हूँ, स्टेट के आदेश से, भाई तू डंडा ले और तू पीट लोगों को, लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट अपना क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आर्मी को उतार दिया जाए और उसके हाथ में क्या है? बंदूक है, ठीक है जी, और सख्त हिदायत दे दी है, आर्मी का आदेश है, कोई बाहर दिख गया तो उड़ा देंगे। एक तो 3 नॉर्मल इमरजेंसी लगा दी, वो खाम खा लोगों को पागल बनाने के लिए 144 की धारा लगा दी, कोई बाहर नहीं दिखेगा, लोग फिर भी झुरमुट बना के नीचे अंदर अंदर निकलते रहते हैं।
अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई और आर्मी सड़क पे उतरी हुई है और आर्मी की तरफ से आ गई है हिदायत कि कोई बाहर नहीं आ जाएगा, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, अगर चिड़िया भी दिखी थी उसको गोली मार देगा फौजी। ठीक है ना, ये रूल कौन बना रहा है? पार्लियामेंट बना रही है। किसने दे दिया है राइट किस फौजी को? पार्लियामेंट ने दे दिया है। और दूसरी फोर्सेज आ चुकी है बी के अंदर, सी पर्सन एम्प्लॉयड किसी ब्यूरो के अंदर या फिर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि एस्टेब्लिश है स्टेट के द्वारा। और क्या पर्पज है उसका? इंटेलिजेंस का और काउंटर इंटेलिजेंस का। वो कौन है? एजेंट है सीक्रेट सर्विसेज का। सीक्रेट सर्विसेज ने क्या करा? रो के एजेंट ने एक सेठ को गायब कर दिया। ये राइट कहां से है? पार्लियामेंट से। एक पर्सन जो कि एम्प्लॉयड है या फिर कनेक्शन विद द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप फॉर द पर्पज ऑफ कोई भी फोर्स ब्यूरो ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू इनक्लोज एट। बिल्कुल सही बात है। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर है, और कौन सा? सीक्रेट टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। Be restricted or abrogated so as to ensure the proper discharge of their duties and maintenance of the discipline among them. Yes, ठीक है ना, उसकी ड्यूटी को ताकि वो प्रॉपर डिस्चार्ज कर सके, अपनी ड्यूटी अपने धर्म को पूरे अच्छे तरीके से निभा सके, तो उसको ये राइट दे दिए जाते हैं। ठीक है। अब टेलीफोन से तो पता चलेगा, वो रोज शाम को फोन करने लग जाता है, ठीक है जी, सीधा सरहद पार फोन मिला देता है, अरे आतंकवादी कब भेज रहे हो? ठीक है ना, सही होगा। कैसे पता चलेगा? टेलीकम्युनिकेशन से पता चलेगा। ठीक है ना, बिल्कुल। तो पता लगाएंगे, पता लग जाता ना किस घर से फोन गया है ना, उसके घर पे जाएंगे और ठाए ठाए ठाए। 34, restriction on rights conferred by this part while martial law is in force in an area। अगर मार्शल लॉ लग गया है तो इस पार्ट के अंदर जितने भी राइट हैं सबके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, पार्लियामेंट में बाय लॉ indemnify any person in the services of the union or the state or any other person in respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area within the territory of India where martial law was in force or validate any sentence, past punishment inflicted, forfeiture order whatsoever। ठीक है ना, सीधा सिंपल है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो रोक लगा सकती है, सीधी सिंपल सी बात। कब? जब मार्शल लॉ लग जाएगा। मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री लॉ। 35, legislation to give effect to the provision of this part। yes, पार्लियामेंट ही करेगी, बस इतना याद रख लेना। आते आ जाओ सीधा, जम कर लो। डीपीएसपी पे आ जाओ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसीज, आर्टिकल 36। डेफिनेशन वही डेफिनेशन है जो स्टेट की डेफिनेशन है। क्या चेक किया है? आर्टिकल 12 और 13 क्या क्वेश्चंस में आते हैं? बताओ क्या चेक किया है? नहीं चेक करोगे, मेरे को ही चेक करना पड़ेगा। अमेंडमेंट्स पूछते हैं और जो ये आप केस करवा रहे हो ना, इनके फैक्ट्स पूछते हैं। आर्टिकल 12 और 13 से अभी तक मैंने ना देखा। स्टेट नहीं पूछते, ये नहीं पूछते कि फलाना कोई स्टेट तो नहीं है। मैंने 2-3 पेपर करे ना, जो नहीं पूछा। ठीक, चलो, वही डेफिनेशन है जो पार्ट 3 में लिखी हुई है। ठीक है, देखो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? फंडामेंटल राइट आ रहे। पार्ट 4 लिखा हुआ है डीपीएसपी के ऊपर। डीपीएसपी किसको कह रहा हूँ? डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। ठीक है ना, पार्ट 4 है ये डीपीएसपी क्यों होते हैं? ये डीपीएसपी डायरेक्शंस होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। और किसके लिए होते हैं? स्टेट के लिए होते हैं। क्यों होते हैं? स्टेट के ऊपर ड्यूटी बनाते हैं ये, कि स्टेट जब कानून बनाएगा ना तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगा। ठीक है ना, आज ही सारा का सारा निपटाऊंगा मैं, 51A तक सारा कंप्लीट कराऊंगा आज। ठीक है ना, सही। आने वाले 3 दिन में खत्म करा दूंगा कॉन्स्टिट्यूशन। चलो आगे आ जाओ। Application of the principles contained in this part। क्या applicability? The provision contained in this part shall not be enforceable by any court। yes, fundamental right तो आप कोर्ट में जाके एनफोर्स करा सकते हो, डीपीएससी एनफोर्सेबल नहीं। ठीक है ना, दे आर नॉट एनफोर्सेबल। आप किसी भी कोर्ट में जाके इनको एनफोर्स नहीं करा सकते, बट प्रिंसिपल्स देयर लेड डाउन आर नेवरदलेस फंडामेंटल्स इन द गवर्नेंस। परंतु गवर्नेंस के फंडामेंटल्स है ये। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आगे आ जाओ, सीधा 38 पे आ जाओ। स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर। स्टेट की सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है? सिक्योर करना पड़ेगा स्टेट को। क्या है? एक सोशल ऑर्डर, जो भी सामाजिक ऑर्डर है, क्रम है, उसको कायम रखना होगा। फॉर दी प्रमोशन ऑफ वेलफेयर। ठीक है ना, किसके लिए? वेलफेयर के लिए, ऑफ द पीपल, लोगों की। द स्टेट शेल स्ट्राइव। स्टेट को प्रयत्न करना पड़ेगा। स्ट्राइव का मतलब प्रयास, प्रयत्न। क्या? टू प्रमोट
द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कैसे? बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली, जितना संभव हो अच्छे तरीके से, इफेक्टिवली प्रभावी तरीके से, एज इट में भी जितना भी संभव हो, अ सोशल ऑर्डर, एक सोशल क्रम, इन विच जिसमें जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शेल इनफॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल लाइफ, ठीक है ना, जो जस्टिस दिया जा सके सोशली इकोनॉमिक या पॉलिटिकल जैसे भी हो, ठीक है ना, और इंफॉर्मेशन जो है अच्छे तरीके से लोगों को कराई जा सके। चलो जी, नंबर 2, द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर स्पेशल क्या है? स्ट्राइव, प्रयास करेगा स्टेट टू मिनिमाइज क्या? इनइक्वालिटीज, जो असमानताएं हैं, असमानताएं हैं उनको दूर करने के लिए। इन इनकम, किसमें? इनकम की असमानताएं, एंड एंडेवर, और प्रयास करेगा टू एलिमिनेट के, खत्म कर दे क्या? इनइक्वालिटीज, असमानताओं को, इन स्टेटस के अंदर से, फैसिलिटीज के अंदर से, एंड अपॉर्चुनिटीज, और अपॉर्चुनिटीज के अंदर से, नॉट ओनली अमंग्स द इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल्स के बीच में नहीं, बट ऑल्सो अमंग्स द ग्रुप्स, बल्कि ग्रुप्स के बीच में भी, लोगों के ग्रुप्स के बीच में भी, जो कि रिजाइड करते हैं डिफरेंट एरियाज में, अंगेज इन डिफरेंट वोकेशंस, और डिफरेंट डिफरेंट कामों में जो इन्वॉल्व है। ठीक हो गया? पहला धर्म, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, पहला धर्म क्या है स्टेट का? कि स्टेट प्रयास करेगी कि वेलफेयर करे, लोगों का प्रमोट करे, ठीक है ना, और सारा का सारा काम इसी उसमें करे, ठीक है ना। 39 में सर्टेन, कुछ सर्टेन प्रिंसिपल हैं, किसके? कुछ पॉलिसीज भी हैं जो कि फॉलो करती है स्टेट, क्या? द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग द सिटीजन मैन एंड वुमेन इक्वली, ए फॉर इक्वली, करो जरा। सिटीजन अलग लिखा हुआ है, मैन अलग लिखा हुआ है, वुमन अलग लिखा हुआ है, क्यों? क्यों ऐसा क्यों है? बताओ भाई, दी लर्नेट्स, बताइए ऐसा क्यों लिखा हुआ? वुमेन की अलग लो होता है इसलिए। नहीं नहीं, ये तो आ गया ना, देखो सिटीजन अलग है, मैं तो सिंपल ये पूछ रहा हूँ कि सिटीजन अलग क्यों लिखा है? मैन और मैन वीमन में भी तो हो सकता है, सिटीजन अलग क्यों लिखा है? जो रेजिडेंट हो, जो रेजिडेंट हो। मैन एंड वुमन तो होगा। नहीं, मैन वुमन एंड सिटीजन इसलिए लिखा है क्योंकि थर्ड जेंडर भी होता है, ना वो मैन होता है ना वुमन होता है, लीगल पर्सन भी होता है, ठीक है ना, जुरिस्डिक्शन सिचुएशन वो भी पर्सन होते हैं, ठीक हो गया? वो मैन, मेल फीमेल ऐसा कुछ हिसाब किताब नहीं होता। हैव द राइट्स टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ठीक है ना। सबसे पहला प्रयास क्या करना है कि जो भी सिटीजन है, मर्द हैं और जो औरतें हैं, इक्वली, बराबर बराबर सबको जो है एडिक्वेट संसाधन पहुंचाने हैं जिंदगी जीने के, और बी, दैट ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज, जो मटेरियल रिसोर्सेज है उनके ऊपर ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटीज का, आर सो डिस्ट्रीब्यूट, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जिससे कि बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड, जो कॉमन गुड है वो बेस्टली सर्व हो सके, ठीक होगा? लेट्स से जितने भी संसाधन इस देश के किसी एक कम्युनिटी को दे दें, क्या बेस्ट कॉमन गुड के लिए बेस्ट हो जाएगा? सभी कम्युनिटीज को देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, सी, दैट द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है उसका ऑपरेशन डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इस प्रकार से काम नहीं करना चाहिए किसी भी देश की इकोनॉमी को कि सारा का सारा पैसा जो है ना वो कहीं पे कंसंट्रेट हो जाए, ठीक है ना। जैसे एनसीआर का एरिया बना दिया, वो तो भाई बहुत अमीर है, सारा पैसा इधर ही, बाकी क्या है, बाकी तो घरों में लालटेन जलती है आज भी, यहाँ पे तो सोलर भी है, यहाँ तो भाई साहब जनरेटर भी चल रहे हैं, ठीक है जी, हवा से भी बिजली बन रही है, ठीक है जी, लोगों के पास अपने पर्सनल चिप्स हैं, उसकी उससे बिजली बना लेते हैं। लेकिन जैसे एनसीआर के बाहर निकलते हैं वहां बिजली नाम की चीज ही नहीं है, तो क्या हो गया? वेल्थ कंसंट्रेट हो गया यहाँ पे। यानी पॉलिसीज कैसी बनाएंगे जिससे वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो इक्वल, कंसंट्रेशन ना हो, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन to the common determinant, yes, that there is equal pay for equal work, yes, both men and women. E, that health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused, ठीक है ना। देखो जो भी वर्कर हैं, मैन है वुमन है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखो, जो कच्ची उम्र के बच्चे हैं, टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन, वो अब्यूज नहीं होने चाहिए, उनका बचपन खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एंड दैट सिटीजन्स आर नॉट फोर्स, जो भी जनता है वो फोर्स नहीं होनी चाहिए, किसके द्वारा? इकोनॉमिक नेसेसिटीज के द्वारा, कि वो एंटर हुए किसी एवोकेशन में अनसुटेड टू देयर एज और स्ट्रेंथ, ठीक है जी। है तो बूढ़ा, लेकिन भाई सब सिस्टम ऐसा हो गया उसकी लाइफ का, अब वो बोरिया ढो रहा है तो बूढ़ा नहीं,
फिर सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है। अगर कोई बूढ़ा बोझ ढो रहा है, उसको दो रोटी कमानी है, रोटी खानी है, तो वो बोझ ढो रहा है, उसके पास कुछ नहीं। नो, गुड सिस्टम नहीं। डन हो गया। चलो 39 एफ के, जो बच्चे हैं आर गिवन, उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाए और फैसिलिटीज दी जाए कि जो डेवलप कर पाए हेल्दी मैनर में, ठीक है ना, इन कंडीशन, जो भी कंडीशन है वो फ्रीडम और डिग्निटी के हिसाब से। एंड ये जो बचपन है और ये जो जवानी यूथ है, जोश है, आर प्रोटेक्टेड होना चाहिए अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से, शोषण से, और अगेंस्ट मोरल एंड मटेरियल अबेंडनमेंट। और जो बच्चे हैं और जो यूथ है उनको मोरली और मेटेरियली अबेंडन नहीं करना चाहिए, त्याग त्याग नहीं होना चाहिए, यानी अनाथ नहीं होने चाहिए, सनाथ होने चाहिए। ठीक है ना। चलो 39A क्या है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड से आता है आर्टिकल 39A। देखो जरा कब आया है, 42nd 42nd अमेंडमेंट से आया है। ठीक है जी। द स्टेट जो है सिक्योर करेगा कि ऑपरेशन है जो भी लीगल सिस्टम है जिससे प्रमोट हो क्या, जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड शैल इन पर्टिकुलर प्रोवाइड फ्री लीगल एड। और पर्टिकुलरली विशेष क्या प्रोवाइड करवा रहा है 39A के थ्रू, फ्री लीगल एड्स, न्यायिक मदद, कानूनी मदद, ठीक है ना, बाय सूटेबल लेजिस्लेशन। कैसे, लेजिस्लेशन लॉ बनाकर और स्कीम्स बनाकर और एनी अदर वे, किसी दूसरे प्रकार से, टू एंश्योर दैट अपॉर्चुनिटी फॉर सिक्योरिंग जस्टिस, ताकि क्या हो सके, सिक्योर किया जा सके क्या, जस्टिस, आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक और डिसेबिलिटी। किसी भी बंदे को डिनाई नहीं करेंगे। जैसे कि जो विक्टिम होता है क्रिमिनल केस का, ठीक है ना, लेट से किसी का रेप हो गया, किसी का मर्डर हो गया, यानी कोई विक्टिम हो गया, उसको अगर वकील करना है तो उसको पैसे नहीं देने पड़ते। कौन पैरवी करता है कोर्ट में उनकी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील। ठीक हो गया, सही है। जब हम सिविल केस करते हैं तब हमको अपनी पसंद का लॉयर हायर करना पड़ता है, उसको पैसे देने पड़ते हैं। लेट्स से सिविल केस के लिए या फिर क्रिमिनल केस में डिफेंडेंट जो है, जो अक्यूज्ड है, ठीक है, उसके पास पैसे नहीं है। लेट्स से आप सिविल केस करो लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, क्या कोर्ट न्याय से मना कर देगा आपको, नहीं। कोर्ट क्या करेगा, आपको फ्री लीगल एड यानी डीएलएसए के थ्रू आपको एडवोकेट पकड़ा देगा, जिसकी फीस स्टेट भरेगी। ठीक होगा। चलो 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। यस। अब देखो, इस देश का यदि भला करना है, ठीक है ना, तो इस देश के गांव का भला पहले करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं भाई, पंचायत बनाई जाएंगी हर गांव के अंदर, क्योंकि गांव भी तो संभालने हैं, गांव अपने आप थोड़ी ना संभालेगा, गांव को कौन संभालेगा, पंचायत संभालेगी। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है जी, सही। देखो 36 में डेफिनेशन आ गई स्टेट की, ठीक है ना। 37 में क्या आ गया अपना, 37 में सीधा एप्लीकेबिलिटी आ गई। 28 के अंदर सोशल ऑर्डर आ गया है। 39 के अंदर पर्टिकुलर प्रिंसिपल पॉलिसीज आ गई, ठीक है ना, स्टेट पॉलिसीज आ गई। 39 के अंदर फ्री लीगल एड आ गया। 40 से याद कर लो, ठीक है ना। 40 से याद रखो, महात्मा गांधी 40 की उम्र में देश में आया था, तो 40 से याद करना। ये महात्मा गांधी के सपनों का भारत बना रहे हैं। महात्मा गांधी ने क्या कहा, अगर भारत का उत्थान करना है, इसका अगर उत्थान मतलब इसको अगर उसका भला करना है, तो इसके गांव में क्या स्वराज लेकर आना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखो 40 में क्या लिखा है, विलेजों को पंचायत दे देंगे। फिर और गांधी जी ने क्या बोला, गांधी जी ने बोला हर हाथ को काम दो। 41, राइट टू वर्क, ठीक है ना, हर एक को शिक्षा हो और हर एक को पब्लिक असिस्टेंस मिले। ठीक होगा। द स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी, अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से और अपनी डेवलपमेंट के हिसाब से इफेक्टिव प्रोविजन बनाएगी जिससे सिक्योर हो सके राइट टू वर्क। ठीक है ना। एक बड़ा फेमस इंसिडेंट है पुराने समय का, उस पर तो एक मूवी भी बनी हुई है, क्या कि एक आदमी को डिग्री मिलती है पुराने समय की, 1970 की बात बता रहा हूँ आपको, उसको बीए की डिग्री मिलती है, ग्रेजुएशन की। वो जैसे कॉन्वोकेशन होता है ना, जब डिग्री वितरण समारोह होता है, ठीक है जी, वो स्टेज के ऊपर चढ़ता है, डिग्री हाथ में लेता है, माइक लेता है, बोलता है इट डजंट गारंटी मी अ जॉब, और अपनी डिग्री को फाड़ के फेंक देता है। बड़ी फेमस मूवी बनी है उसके ऊपर, रोटी कपड़ा और मकान, उसमें ये सेम इंसिडेंट बताते हैं।
मनोज कुमार पुराना एक्टर है, वो उसके पास डिग्री होती है, उसको बड़ा विश्वास होता है कि भाई ये देश जो मुझे काम देगा, ठीक है। फिर एक दिन उसको काम नहीं मिलता तो वो गुंडा बन जाता है, अपनी उसको फाड़ देता है। क्या फायदा है इतनी पढ़ाई करने का, मेहनत करने का, अगर नौकरी ही ना मिले आपको। फाड़ देता उसको। फिर ये क्या असली मूवी है? पुरानी अष्टू है? क्या है? बहुत ही पुरानी मूवी है ये। बहुत पुरानी नहीं है। बहुत पुरानी, हम छोटे छोटे थे ना, पापा कैसे लेके आए थे, 3 पार्ट थे इसके। हाँ, हाँ, पुरानी है, 1970 की मूवी। तो फिल्म नहीं है ये, इतनी पुरानी बन गई। अरे बेटा, मेरे हिसाब से पुरानी नहीं है, आपके हिसाब से बहुत पुरानी है, मेरे हिसाब से। बड़े फेमस गाने हैं उस मूवी के। मनोज कुमार याद इसे यूं करके एक्टिंग करता होगा, मजाक में उसने फिर केस कर दिया था शाहरुख खान पे। शाहरुख खान ने फिर माफी मांगी थी। चलो, 42। तीसरा सपना क्या है गांधी जी का? प्रोविजन बनाए जाएं जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क। भाई सबको काम तो दे दोगे, फिर जहां वो काम करेंगे वहां भी तो कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक हो गया? ह्यूमेन कंडीशन होनी चाहिए, मानवतावादी कंडीशन होनी चाहिए काम करने की, और मैटरनिटी रिलीफ होने चाहिए। लेट्स से फीमेल का कोई काम कर रही है तो एक सर्टेन एज ऐसी आएगी जब उसको मैटरनिटी रिलीफ वो चाहिए, छुट्टियां चाहिए। तो क्या करें, उसको छुट्टी भेज के क्या नौकरी से भी निकाल दें? है ना? आपको छुट्टी मिलेगी कम से कम 6 से 7 महीने जाएगी वो छुट्टी पे। ठीक हो गया? तो क्या है, ऐसे रिलीफ होने चाहिए। द स्टेट शेल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। चलो जी, काम मिल गया। 43 चौथा सपना, लिविंग वेजेस भी तो मिले हर एक वर्कर के लिए, कारीगर के लिए। द स्टेट शेल एंडेवियर टू सिक्योर बाय सुटेबल लेजिस्लेशन, लॉ बनाकर, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, इन एनी अदर वे, या फिर दूसरे तरीके से, टू ऑल वर्कर, सभी कर्मचारियों के लिए, सभी एग्रीकल्चर किसानों के लिए, इंडस्ट्रियल उद्योगपति उद्योग कर्मचारियों के लिए, और अदरवाइज या फिर अन्यों के लिए, वर्क अ लिविंग वेजेस। क्या कि उनको लिविंग वेजेस तो कम से कम दिए जा सके, इतना दिया पैसा उनको आवंटन किया जा सके जिससे वो जिंदा रह सके। कंडीशन फॉर वर्क इंश्योरिंग द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, कितना, जिससे वो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है जी सके। हाँ, एंड फुल एंजॉयमेंट, जिसमें पूरा मजा ले सके किस चीज का, ऑफ लीजर फैसिलिटीज का, लग्जरीज का, एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज का, एंड इन पर्टिकुलर विशेषतः दैट स्टेट शैल एंडेवर, प्रयास करेगा प्रमोट करने के लिए क्या, कॉटेज इंडस्ट्री, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस। ठीक है ना? कहां पर? रूरल एरियाज में, गांव के एरियाज में। ठीक हो गया? 43A। इसके बाद क्या सपना देखा है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। यस, सिर्फ कर्मचारी कर्मचारी नहीं बनाने हैं, कर्मचारियों का दखल भी होना चाहिए किसमें, मैनेजमेंट में। तो फिर क्या बनाएंगे कर्मचारी मिलकर? अपनी यूनियन बनाएंगे। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और इन एनी अदर वे टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग एस्टेब्लिशमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री। यस, बिल्कुल सही बात है जी। मैनेजमेंट तक पहुंच होनी चाहिए किसी कर्मचारी की, वरना तो वो पिसता रहेगा। तो गांधी जी ने पांचवा सपना क्या देखा? यूनियन बनाओ भाई। 43B, ध्यान रखो। 43A जो है कब आया? ओरिजिनली नहीं था ये, देखो कब आया? 42nd अमेंडमेंट में आया, ठीक है जी, 1976 में। देखो जरा 43B कब आया? 97 में, ठीक है ना? देखो क्या 43B में, और गांधी जी ने क्या करा? भाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाओ अपनी, सहकारी समितियां बनाई है अपन, ये मदद के लिए होती है इसमें। ठीक है ना? द स्टेट शैल एंडेवियर, प्रयास करेगी कि प्रमोट करे वॉलंटियरली, इच्छा से, फॉर्मेशन पे, ऑटोनोमस फंक्शनिंग के लिए क्या, डेमोक्रेटिक कंट्रोल के साथ साथ में कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट किन चीज का, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये सरकार की मदद के लिए होती है, और सरकार की मदद करके कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसकी मदद करती है? सोसाइटी की मदद करती है। सोसाइटी मतलब यही मैन वुमन एंड सिटीजन। ठीक हो गया? चलो, जैसे हमारे यहाँ पे कौन है, सहकारी शुगर मिल है, कोऑपरेटिव शुगर मिल। ठीक है जी। 44 स्टार लगा लेना, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन। स्टेट अपने आप से ऐसे कानून नहीं बनाएगी जो पर्टिकुलर सेक्शन के लिए हो। द स्टेट शैल एंडेवर, क्या प्रयास करेगी, सिक्योर करेगी सिटीजन्स के लिए क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक ही सिविल कोड हो सबके लिए। ठीक है ना? आईपीसी बना दी, क्या मुसलमानों के लिए अलग से आईपीसी है, क्रिश्चियन के लिए, हिंदू के लिए अलग से एक ही है। तो क्या है ये, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है। ठीक हो गया? ऐसे ही सिविल कोड बनेगा। चलो, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सभी पूरे देश के लिए एक ही रहेगा।
45, फिर गांधी जी ने क्या सपना देखा, देखो 44 बराबर बराबर 44, ठीक है ना, चारों चार बराबर होते हैं ना। यस, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड रहेगा। यूनिफॉर्म पहनते थे ना स्कूल में, होती है आजकल, होती है यूनिफॉर्म। हाँ, चलो जी, तो यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? सही, एक जैसा ही होता है, समान। एकात्मक, एक जैसा, हाँ। ड्रेस से कोई लेना देना नहीं, ध्यान रखना, कपड़े से कोई लेना देना नहीं होता यूनिफॉर्म का। यूनिफॉर्म एक जैसी क्यों होती है, ताकि सबको एक जैसा ही फील हो, किसी को ऊपर ऊंचा नीचा फील ना हो, ठीक है ना, इस कारण से यूनिफॉर्म लगाई जाती है। ठीक हो गया। चलो, चार देखो, अगला जो चार है पिछले चार के बराबर है, आगे पीछे ऊपर नीचे है क्या कुछ? कुछ कोई ऐसा भी है क्या, कोई चार बड़ा है कोई चार छोटा है? याद करवा रहा हूँ, कुछ नहीं करा रहा, ठीक है ना, याद कर लेना, चार लगाया आपने इसके ऊपर। चलो 45, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। चाहे 4 साल का बच्चा हो चाहे 5 साल का बच्चा हो, क्या करेंगे, स्टेट शैल एंडेवर, स्टेट प्रयास करेगा कि प्रोवाइड करे अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है ना, ये बाल भवन बना के, ठीक है ना, एंड एजुकेशन, और उनको बाल भवन में शिक्षा मिलती है, पता है ना। चलो, किसके लिए, बच्चों के लिए, अंटिल, जब तक कि वो कंप्लीट ना कर ले अपनी एज, कौन सी, 6 साल तक। ठीक है, कोई बच्चा पढ़ा है बाल भवन में? मैं पढ़ा हूँ। आंगनबाड़ी, हाँ, यस यस, बिल्कुल आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी में गए, बस, तो फिर वो बाल भवन है। पुराने समय में बाल भवन होते थे, जिनको बदल कर जो है आंगनबाड़ियों में बदल दिया गया। बाल भवन के लिए तो बेसिकली क्या है, अलग से पूरी बिल्डिंग बनानी पड़ती थी। आंगनबाड़ियों के लिए अलग से बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता नहीं, किसी भी घर को किराए पे लीजिए और आंगनबाड़ी बना दीजिए। क्या करेंगे, छोटे छोटे बच्चों की केयर क्वेश्चन करते हैं, उनको खाना पाना खिलाएंगे और छोटा मोटा चीजें पढ़ाना सिखाना वो शुरू करवा देती है आंगनबाड़ी। चलो जी, ध्यान रखना, 4 और 5 साल का, 6 साल का बच्चा नहीं, 45 में, ठीक है ना। 46, प्रमोशन कर रहे हैं क्या, एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। चलो जी, बिल्कुल सही बात है जी। 45 में सारे बच्चे आ गए हैं, 46 में कौन से बच्चे आ गए हैं, SC STs और वीकर सेक्शंस के बच्चे आ गए हैं, ठीक है ना, बाकी सब कुछ सेम है। 47, क्या है सपना गांधी जी का, ड्यूटी टू स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, कि भाई बच्चे में न्यूट्रिशन बढ़े, तगड़ा हो जाए, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना वो भी बढ़े, इंप्रूव हो, पब्लिक हेल्थ के जरिए। गांधी जी गाना सुना रहे हैं, ठीक है ना, क्या था वो गाना, 47 वेट कुड़ी दा, लाख, लख, लख, लख 28 कुड़ी दा, गांधी जी गाना गा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, गांधी जी क्या कह रहे हैं, उस कुड़ी को कह रहे हैं कि अरे तू तो कुपोषण की शिकार है, कुछ खा पी ले। 47 वेट होता है क्या, 47 वेट नहीं होता, 47 में तो मरना हो यार, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, न्यूट्रिशन बढ़ाइए, 47 में बढ़ा रहे हैं, याद हो जाएगा, ठीक है। द स्टेट शेल रिगार्ड द रेजिंग ऑफ द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन समझते हैं ना, चलो, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एज अमंग इट्स प्राइमरी ड्यूटी। प्राइमरी, प्राथमिक धर्म है, प्राथमिक ड्यूटी है इस स्टेट की, क्या, के लोगों के अंदर न्यूट्रिशन बढ़ाए। आजकल जैसे जो भी मैटरनिटी के जो रूल्स आए हैं अभी, ठीक है ना, अभी जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है तो एक तो कैल्शियम कंपलसरी कर दिया है, हमारे समय में तो कुछ नहीं होता था, ठीक है ना, बहुत नहीं है, बहुत पहले से, जब हम पैदा हुए थे कोई आयरन कैल्शियम कुछ नहीं दिया होता था। जब मेरा जब बड़ा लड़का पैदा हुआ, ठीक है ना, तब आयरन था, लेकिन 3 महीने तक दिया जाता था वो, कैल्शियम 3 महीने तक दिया जाता था, ठीक है ना। आजकल तो आयरन चलता है, साल साल, 2 2 3 3 साल चलता है। माँ भी खाती है आयरन, बच्चा भी खाता है, जच्चा बच्चा दोनों खाते हैं आयरन। ऐसे ही कैल्शियम है, माँ थोड़े समय के लिए कैल्शियम खाती है, फिर बच्चे का कैल्शियम शुरू कर दिया जाता है, जब तक वो मम्मी की फीडिंग पे रहेगा तब तक वो कैल्शियम लेगा। चलो, तो ये क्या रूल बनाए हुए हैं, क्यों, क्योंकि न्यूट्रिशन पहुंचाना है, ठीक है ना। आजकल वही बात है, जब माई कुछ ना खाओगी तो के दूध बनाओगी, सीधी सिंपल सी बात है, तो फिर न्यूट्रिशन कहाँ से पहुंचाया जाएगा, न्यूट्रिशन दवाइयों से पहुंचाया जाएगा, ठीक है ना। किसकी ड्यूटी है, किसकी प्राथमिक ड्यूटी है, स्टेट की प्राथमिक ड्यूटी है। एंड इन पर्टिकुलर, पर्टिकुलरली स्टेट शेल एंडेवर, प्रयास करेगी टू ब्रिंग अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन एक्सेप्ट द मेडिसिनल पर्पसेस ऑफ इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, यस, ठीक है ना। ये जो इंटॉक्सिकेटिंग नशे वाली जो ड्रिंक्स होती है ना, इनके कंजम्पशन को प्रोहिबिट करना है, सरकार की प्राथमिक ड्यूटी है, लेकिन ठेके कौन खुलवाता है,
सरकार एंड ऑफ ड्रग्स, और वो वाले ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है ना। देखो सरकार कैसे पल्ला झाड़ती है, ठीक है ना। सिगरेट के डब्बे पे, आई डोंट, सिगरेट के डब्बे पे देखो मैंने देखा है, ठीक है, आई डोंट नो, पौए पे और बोतलों पे। अब जो सिगरेट के डब्बे पे तो क्या फोटो छाप देते, किसी को कैंसर हो रखा है, मुंह को कैंसर हो रखा है, उसका मुंह फटा हुआ है, फिर उसके नीचे लिख देते स्मोकिंग सिगरेट इज डेंजरस फॉर हेल्थ, ठीक है ना। आई डोंट नो, बोतल बोतल के आई होप लिखा ही होगा, लिखा बट होता उस है, पर पता नहीं पर फोटो पता क्या, नहीं क्या लीवर की तो फोटो क्या छापेंगे उसमें, हमें तो लिखा पता है। नहीं, ओनली लिखा होता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये क्या है सरकार पल्लू झाड़ लेती है, ठीक हो गया। चलो, हालांकि ये डीपीएसपी में ड्यूटी है 47, ठीक है ना। अब देखो 47, 47 लग करके वो अब पिए भी तो की सिगरेट। चलो 48, अब देखो अगेन न्यूट्रिशन बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे 48 में, एग्रीकल्चर बढ़ा के और डेयरी फार्म एनिमल हस्बेंड्री बढ़ा के, पशुपालन को हस्बेंड्री बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हस्बेंड्री भी एक पशु होता है। द स्टेट शैल एंडेवर क्या कि ऑर्गेनाइज करे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस, मॉडर्न और साइंटिफिक बेसिस पर, ठीक है ना। इन पर्टिकुलर विशेषतया स्पेसिफिक कदम उठाए फॉर प्रिजर्विंग एंड इम्प्रूविंग द ब्रीड्स, नस्लें, एंड प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर ऑफ काउज, यस, और जो काउस का स्लॉटर है उसको बंद करे, एंड काउस जो बछड़े हैं उनका, एंड अदर मिल्च दुधारू पशु, एंड ड्रोट कैटल, ठीक है ना। और ड्रोट कैटल ये दूध वाली जो कैटल्स होती है, बकरे, ठीक हो गया, सही। देखो 47 में क्या बोल दिया भाई, न्यूट्रिशन बढ़ाना है, न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए क्या, अब खेती बढ़ाएंगे, अनाज स्ट्रॉन्ग करेंगे, और हस्बेंड्री पशुपालन स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है ना। पशु जितना बढ़िया खाएगा उतना अच्छा दूध देगा, है ना। चलो अब ये पशु खाएगा कहाँ, 48A देखो जरा कब आया, 42nd अमेंडमेंट में, कहाँ पर चलेगा, जंगलों में चलेगा पशु, प्रोटेक्ट कर लेंगे क्या और इंप्रूव कर देंगे किसको, इन्वायरमेंट को, एंड सेफ गार्ड करेंगे किसको, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, ठीक है ना। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। पशुपालन तो बढ़ा दिया, जंगल काट दिए, क्या होगा, न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा, ठीक, शाबाश। 49 प्रोटेक्शन किस चीज की कर रहे हैं भाई, देखो सब कुछ जंगल जुंगल सब कुछ हमने प्रोटेक्ट कर लिए, नदियां भी प्रोटेक्ट कर ली हमने, तो अब ये जंगलों के अंदर जो कौन है, ये जो मोन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं पुराने, हमारे किले कुले हैं, उनको भी प्रोटेक्ट कर लो, ठीक है ना। प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इट शैल बी दी ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन है किसकी, स्टेट की, वो प्रोटेक्ट करे हर एक मोन्यूमेंट को, हर एक जगह को, हर एक ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट को, ठीक है जी, डिक्लेयर्ड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है ना। कोई सरकारी जैसे वही नेशनल धरोहर है, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज बोल देते हैं, नेशनल हेरिटेज बोल देते हैं, अगर सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है तो उसको डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है कि भाई लोग प्रिजर्व करेंगे अब इसको, होता है ना। जिस किसी भी जैसे लाल किले के बाहर क्या लिख दिया, नेशनल हेरिटेज या वर्ल्ड हेरिटेज, कोई भी अगर वहां पे अंदर चला गया और चौक चला दे या पेचकस से वहां पे नाम लिख दे तो उसको पकड़ के जेल भेज दे, ठीक हो गया। वो पकड़े नहीं जाते ना। चलो एज द केस में भी जो भी केस हो, चलो 50 50 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव से, ठीक है ना भाई, अपने अलग अलग जोन में 50 50 रही आप। द स्टेट शैल टेक स्टेप टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, यस। जुडिशरी हमारे देश के अंदर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग अलग है, ठीक हो गया। चलो इंडिपेंडेंट हमारे देश में जुडिशरी, इक्यावन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, लास्ट में प्रिंसिपल क्या है, क्या ड्यूटी है, क्या करना है, स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी और मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन द नेशंस, और फोस्टर करे, फोस्टर मतलब पालना, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटी, ठीक है ना। जो इंटरनेशनल लॉज हैं और जो ट्रीटीज हैं, ऑब्लिगेशंस एक्सेट्रा हैं, ठीक है, जो उनकी रिस्पेक्ट करे। दूसरा लास्ट वाला इनकरेज करे क्या, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, अगर दूसरे देश के साथ झगड़ा हो जाए तो जंग ना छेड़े, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के थ्रू वो झगड़े निपटाएं, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं भाई शांतिपूर्ण समझौता करेंगे कश्मीर के ऊपर, ठीक है ना। नहीं वो तो युद्ध ही हो गया बेसिकली, ठीक है ना। हमको तो ऑनर करना है इंटरनेशनल लॉ का। शीत युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ का सम्मान ही नहीं कर रहे थे, ना रशिया सम्मान कर रहा था ना अमेरिका सम्मान कर रहा था, रशिया को कोई सम्मान करने की आवश्यकता नहीं थी, क्यों, क्योंकि अमेरिका लगा हुआ था, ध्यान रखना शीत युद्ध शुरू करने वाला ही अमेरिका था,
नुकसान रशिया का हुआ, अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हुआ उसमें, यूएसएसआर का विघटन हो गया। चलो पार्ट 4A देखो जरा कब आया है पार्ट 4A। देखो ना कब आया पार्ट 4A, नंबर लिखा होगा 42nd। 42nd अमेंडमेंट में। यानी इस देश के लोगों को 1976 तक अपनी ड्यूटियों के बारे में ही नहीं पता था। क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये, ठीक है ना। फंडामेंटल ड्यूटी, इट शेल बी दी ड्यूटी, अंडरलाइन करो, शेल लिखा हुआ है, ऑप्शनल नहीं है, हर एक भारतीय की ड्यूटी है ये, ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या सम्मान करे किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, और रिस्पेक्ट करे उसके आइडियल्स की, जो भी आइडियल, जो भी हमारे निशान है सबकी, एंड इंस्टीट्यूशंस एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक हो गया? चलो जी। दूसरा और क्या ड्यूटी है? चेरिश करे, ठीक है ना, एंड फॉलो करे क्या? जो भी नए नोबल आइडियल्स हैं हमारे, कौन से? इंस्पायर्ड और नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जितने भी हमारे शहीद हैं, जो भी हमारे मार्टिर्स हैं, सबकी इज्जत करनी है, ठीक है ना। चेरिश करना, सम्मान करना, एक होता है ना, जैसे भाई लेट से मैं आपको कोई फंक्शन में जाऊं और मैं आपको बिठा बिठा दूं कि मुझे मुझे चीयर करना, ठीक है ना, ऐसे चेरिश करना, खुशी मनाना, ठीक है ना। मायूसी नहीं अख्तियार करनी है, ठीक है ना, जैसे इस देश के अंदर होता है, एक दूसरे के जात के शहीदों को देख के, ठीक है ना, अंदर अंदर कुछ कुछ होने लग जाता है लोगों को। ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ड्यूटी है। सी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, और क्या करना है? बरकरार रखनी है और सुरक्षा करनी है, किसकी? सोवरेनिटी की। सोवरेनिटी कौन सी? प्रभुसत्ता, प्रभुसत्ता जो है हमारे देश की, और यूनिटी जो एकता है उसकी, और जो इंटीग्रिटी है, जो भाईचारा है उसकी, ठीक है जी। और क्या क्या करना है? डी के अंदर डिफेंड करना है कंट्री को, और रेंडर उसको देनी है क्या? सर्विसेज, जब कभी भी बुलाया जाए, ठीक है ना। जैसे कोई देश आक्रमण कर दे तो फिर आर्मी, मान लो जब संख्या कम होती है आर्मी की, ठीक है ना, तो वो ओपन भर्ती निकाल देते हैं, क्या? आओ भैया, सिर्फ बंदूक चलाना सिखा के सीधा बॉर्डर भेज देते हैं, मारो सामने वाले को। ई टू प्रमोट हार्मनी, और क्या करना है? हार्मनी प्रमोट करनी है, हार्मनी मतलब प्रेम, एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, और कॉमन भाईचारे की स्पिरिट जो है, विचार जो है, उसको प्रमोट करना है अमंग्स ऑल द पीपल, जितने भी लोग हैं इंडिया में उनके बीच में। ट्रांजैक्टिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, ठीक है जी। टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमन, ठीक है ना। प्रमोट करना है हार्मनी किस पर? रिलीजन सेक्रेट बिहा पर, ठीक है जी। और जितने भी डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस हैं जिससे डिग्निटी ऑफ वुमन अफेक्ट होती है, ठीक है ना, वो सारी की सारी प्रैक्टिस बंद करनी करनी, ठीक है ना। चलो, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ठीक है ना। इज्जत करनी है किस चीज की? जो भी हमारा रिच हेरिटेज है, जो भी हमारा कंपोजिट मिला जुला जो कल्चर है हमारा, उसकी इज्जत करनी है। टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है नेचुरल इन्वायरमेंट को, ठीक है ना, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ को बचाना है। आजकल तो खैर काफी लोगों के अंदर ज्ञान आ गया, वरना तो एक समय ऐसा था जब दिल्ली में यमुना सड़ा देते थे, ठीक है ना। 80% ऑफ द यमुना दिल्ली से सड़कें निकलती थी, ठीक है जी। सिंपल, चलो जी। जी, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, और क्या करना है? नेचुरल इन्वायरमेंट को, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ को, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स, जो भी लिविंग क्रीचर, जो जिंदा जो जीव है, ठीक है ना, उनके प्रति प्रेम रखना, कंपैशन रखना उनके उनके लिए। उनके खिलाफ ऐसे नहीं होने चाहिए, नहीं इसको मार दो उसको मार दो, नहीं, ये जीने का हक नहीं रखता, वो जीने का हक नहीं, क्यों भाई? सभी जीव जीने का हक रखते हैं, सभी भगवान ने बनाए। एच टू, और क्या करना है? डेवलप करना है साइंटिफिक टेम्पर, डेवलप करना है, ठीक है ना, ह्यूमनिज्म से भरा हुआ, मानवता से भरा हुआ, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, और एक जनरल स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए। यूं नहीं होना चाहिए कि मास्टर ने जो कुछ कह दिया और मान लिया, नहीं, बच्चा पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, और मास्टर बाध्य हो गए वो बताए कि बेटा ऐसा इसलिए, ठीक है ना। वरना ऐसे भी होता है, कई सेक्शन ऐसे भी होते हैं वहां पे मनाही होती है, आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते, अकल का दखल नहीं होता। आई, और क्या करना है? सेफ गार्ड करना है। अब एच को जरा और थोड़ा सा ध्यान से कर ले, साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाना है, ठीक है ना। जैसे एक ड्यूटी बॉलीवुड वालों की भी है, ये क्या मूवियां बनाते हैं, एक लड़का एक लड़की, फिर दूसरा लड़का, फिर तीसरी लड़की, में क्या साइंटिफिक टेम्पर है?
एक तरफ हॉलीवुड मूवी बनाता है, वो आपको स्पेस में लेके जाएगा, ठीक है ना, हालांकि नकली में ही जाते हैं स्पेस में, अदरवाइज तो जा नहीं सकते वो फिल्मी क्रू लेके, कैमरा लेके। ब्लैक होल दिखा रहा है आपको, समझा रहा है टाइम डायलेशन की थ्योरी क्या होती है, बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना, ग्रेविटी कैसे काम करती है, उसमें क्या हो जाता है, देखो कितने अच्छे तरीके से समझा रहा है, साइंटिफिक टेम्पर बढ़ा रहा है अपने लोगों को। और बॉलीवुड क्या कर रहा है, जाहिल बना रहा है लोगों को। एक लड़का था, एक लड़की थी, फिर एक लड़का फेल आ गया, फिर एक लड़की आ गई, फिर लड़की को लगा में ले लिए छच्चा पे आ गया, फिर वो फेलों में से भाग गई। ये साइंस है भाई बॉलीवुड का, ठीक है ना। एक्शन दिखाएंगे फालतू के, उधर से मशीन गन लेके वो गोली चला रहा है और उसको गोली ही नहीं लग रही है, मिथुन आता यूं पकड़ के उसको पकड़ लेता है, ऋतिक रोशन ऐसे गोली पकड़ लेता है, अबे भूतनी के मर जाएगा तू। ठीक हो गया ना, चलो। आई क्या करना है, सेफ बचाना है किस चीज को, पब्लिक प्रॉपर्टी को, और एब्जूर करना है वॉयलेंस को, भर्त्सना करनी है किसकी, वॉयलेंस की। जे टू स्ट्राइव, प्रयास करना है टुवर्ड्स किसकी तरफ, एक्सीलेंस की तरफ, एक्सपर्ट बनने की तरफ प्रयास करना है, इन ऑल स्पीयर, सभी क्षेत्रों के अंदर, ऑफ इंडिविजुअल, जो भी एक आदमी हो सकता है, एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, और मिलकर जो प्रयास करना है, सो दैट, ऐसे कि ये जो हमारा नेशन है कॉन्स्टेंटली रेज कर सके, कॉन्स्टेंटली डेवलप हो सके टू हायर लेवल्स ऑफ इंडिविजुअल अचीवमेंट्स, और नई नई अचीवमेंट्स प्राप्त करें, ठीक है। सपोज करो किस तरीके का सेक्ट होगा, वो किस तरीके का सेक्शन हो, या किस तरीके की माइनॉरिटी है, किस तरीके के लोग होंगे वो, जिनके अंदर ये शिक्षा दी जाती है, जाओ दंगा फसाद करो, फलाने को मार दो, फलाने को वो करो, देश को गालियां दे दो, किस तरीके का सेक्ट होगा वो। ठीक हो गया, डन, सिंपल, उनकी भी ड्यूटी है ये। चलो के, देखो के ऊपर भी एक नंबर आया हुआ है, कब, ठीक है ना। देखो सारा का सारा आर्टिकल तो 42nd अमेंडमेंट में आया है, और बाकी का बचाओ, यानी के जो है, के कब आया, कब आया है, 86th अमेंडमेंट में आया 2002 में। के क्या है, हु इज अ पेरेंट, जो भी कौन है, पेरेंट है या फिर गार्जियन है, प्रोवाइड करेगा अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए बच्चों की, और एज द केस में भी जो केस हो अपने वार्ड्स की, बिटवीन द एज ऑफ 6 से लेकर 14 साल। 86 अमेंडमेंट में एक चीज और आई है, आज भी जिक्र आया था उसका, कल भी जिक्र आया था, आर्टिकल 21 से। क्या आर्टिकल 21 है, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है ना। 2 साल के बच्चों को तो डिनर नहीं कर सकते भाई, तू चल स्कूल में जा, या क्या कर रहा है भाई तू, ठीक है ना, बस वो बेचारा मुश्किल से चलना और बोलना ही सीख कर स्कूल भेज दिया। ठीक हो गया, याद कर लो जरा। देखो 51A 42nd अमेंडमेंट में आया है, ए से एंथम याद रखो, ठीक है ना, नेशनल एंथम याद हो जाएगा, हमको इज्जत करनी है उसकी। बी से भगत सिंह याद रखो, कौन है हमारा, जो नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम करी है जिसने, ठीक हो गया, है ना। बी से याद कर लो, मैं तो देखो मेरी जबान में समझोगे तो मैं तो जितने भी शहीद हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, सबको बाबा ग्रेड करता हूँ, भगवान है, ठीक है ना, सही। दूसरे के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देना वो भगवान ही कर सकते हैं भाई, नॉर्मल आदमी तो क्या करता है, चिढ़ता है। ठीक है ना, नॉर्मल टेंडेंसी। चलो सी पे आ जाओ, सी से सोवरेनिटी आप रक्षा करोगे और प्रमोट करोगे, ठीक हो गया। डी से क्या करोगे, डी से डिफेंड करोगे, जब कभी भी देश को जरूरत पड़ेगी आप सर्विसेज के लिए जाओगे। डी से जब कभी जरूरत पड़ेगी बॉर्डर पे जाके दाएं दाएं करोगे, ठीक है। ई पे क्या करोगे भाई, किसी के मुंह से ई ना निकले, ई तक ना निकले, ठीक है ना, कॉमन कर दो, भाईचारा बढ़ाओगे आप, ठीक है ना। एफ में क्या है, जो भी अपना रिच हेरिटेज है, ठीक है ना, एफ फॉर फोर्ट कर लेना, लाल किला ना हमारे पास फोर्ट है, रेड फोर्ट, ठीक है ना, ये हमारा हेरिटेज का हिस्सा है, ठीक है ना, तो इसकी रक्षा करनी। जी फॉर गंगा, है ना, लेक्स रिवर्स फॉरेस्ट, इसकी रक्षा करनी है, जी फॉर इसकी रक्षा करनी है। एच फॉर हमारा इंडियन साइंटिस्ट है, ठीक है ना, जिसको नोबेल प्राइज भी मिला है, कौन सा, होमी जहांगीर भाभा, बाबा नहीं भाभा, ठीक है ना, सही। तो एच फॉर होमी, सबको होमी जैसा बनाना है, जौहर जैसा नहीं बनाना, करण जौहर जैसा, ठीक हो गया, या फिर हीर हीर ऋतिक जैसा, ठीक है, वैसा नहीं बनाना। आई क्या, सेफ गार्ड करने हैं के, और पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना है, ठीक है ना, और एब्जूर करना वायलेंस को, ठीक हो गया।
जे फॉर हाइयर लेवल के लिए प्रयास करना है, ज्वाइंट प्रयास करना है, जे फॉर। ठीक हो गया? चलो, के फॉर किड्स, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को किड्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, चिल्ड्रन भी लिखा है और वार्ड्स भी लिखा हुआ है। ठीक हो गया? डन, याद हो जाएगा। चलो देखो, कल जो है, एक बार कंटेंट्स देख लो, डायरेक्ट में कंटेंट्स पे आ जाओ। और जो इंट्रोडक्शन पे आपका करवाया है, इंट्रोडक्शन पे क्या क्या करवाया है, एक मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका निकल चुका है, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये निकल गया आपका। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, जिसमें बैरेट से बाहर जाना पड़ता है। ठीक है जी। और देखो क्या लिखा है, मेरे को दो, बोल के बटुरों की तरह बैठे रहते हो, बोलते नहीं हो। कहा इंट्रोडक्शन लिखा ना, कहाँ लिखा? यही तो है, ये लिखवाया था आपने। यही लिखवाया था। ये तो प्रियम्बल लिखा हुआ तुमने, हाँ, तो प्रियम्बल से ही शुरू करवाया था, वैसे ही बताया था वो। लिखा ही नहीं तुमने। यही कौन सा था। पोर्शन आएगा और कौन सा नहीं आएगा, ये लिखा ही नहीं। लिख लेना, उसमें रिकॉर्ड मिलेगा। लिखा तो हुआ था, तुम लिख तो रहे थे, मैंने तो ध्यान नहीं करा। आपने ना वो दिखा के सिलेबस दिखा के स्टार्टिंग प्रियम्बल से करवा दी थी। लिखना है चिंटू, याद जाके इधर लिखेंगे पेज खाली। इसलिए दिखाया था ताकि लिख लो। तो पूरा सिलेबस और दिखाया दिखाया नहीं था, पूरा रीड आउट करवाया था, और इसमें विजुलाइज भी करवाया था। दिखाया था। फ्री हो, पेन तुम्हारे हाथों में है, ये रुकना नहीं चाहिए, तुमको अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है ना? अब अगेन, पार्ट में डिवाइड करवाया 3 में। ठीक है, चलो पढ़ के आना उसको और लिखना इसको, इंट्रोडक्शन। ठीक है ना? लिखना है, कल चेक करूंगा मैं, काम नहीं करते हो बिल्कुल भी। ठीक है ना? अब कम से कम ये तो पता चलता कहाँ से कहाँ तक करेंगे। अभी इधर आ जाओ, सीधा प्रेजेंट पे आ जाओ, बहुत जल्दी रहती है तुमको बंद करने की। 52 से आर्टिकल से शुरू हो जाओ, कंटेंट्स में आओ सीधा। सारा का सारा दी एग्जीक्यूटिव, चैप्टर 1 आर्टिकल 52 से लेकर 78, चैप्टर 2 79 से लेकर 122, चैप्टर 3 खालस एक ही आर्टिकल 123, यूनियन जुडिशरी 124 से लेकर 147। ठीक है, ये 1 गो में चलेगा। ठीक है, घर पे जाके दर्शन करना इसके, और कंटेंट जरूर पढ़ने सबने। ठीक हो गया? कल बहुत स्पीडली निकलेगा, कल फिर आधे बच्चे सोएंगे, ठीक है ना, और फिर बोलेंगे हम थक गए, हमारा ब्लड काउंट गिर गया, बीपी ये हो गया, बीपी वो हो गया। ठीक है ना? कल कल ऐसा बोलोगे। कैसे में तो बोर कर रही थी। मैं बोर नहीं कर रहा था, वहां वो बोर करेंगे, पूछेंगे तुमसे वो। ठीक है ना? तुम्हारा काम चल गया है, इसके बाहर से जितना लिखवा है, इसके बाहर से केस लो नहीं आएगा। ठीक हो गया? ये सारा का सारा 1 गो में कराऊंगा मैं, और ध्यान रखना कुछ भी छोड़ने का पार्ट नहीं है। सही? अगेन बहुत स्पीडली चलेंगे कल हम।